Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स लंग्स हमें पढ़ने हैं आज, ठीक है। और इसके बाद जो फर्दर टॉपिक्स है वो हम भी इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी किया है कंप्लीट। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो देखना, फिर जाके ये वाला देखना, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कल से मैं एक ही लेक्चर हर किसी चैप्टर को दूंगा, वरना टाइम नहीं, मतलब सारे चैप्टर से कवर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट्स लंग्स, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो ज्वाइन कर लेना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देर आर टू लंग्स एंड दे आर राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। आपको पता है कि दो लंग्स होते हैं, एक तो राइट लंग है, दूसरा क्या है लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है ना, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लोब्स। इसमें कितने लोब्स होते हैं? 3। बट जो स्पीरियर, ये क्या क्या होता है इसमें, एक तो स्पीरियर लोब होता है और मिडल लोब और इन्फीरियर लोब, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग होता है इसने यहाँ पे लिखा है इट हैज़ 2 लोब्स, ठीक है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, सुपीरियर और इन्फीरियर। मिडल वाला इसमें नहीं होता है। देखो असल में जो राइट लंग होता है ना, इसमें नहीं लिखा है। राइट लंग जो होता है ना उसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें भी 3 लोब्स होते हैं। बट जो मिडल वाला लोब होता है वो मतलब क्यों नहीं होता है इसमें, वो दिखाई नहीं देता है हमें, बल्कि होता है वो क्या होता है, वो कंप्रेस होता है। किसके लिए? हार्ट जो है ना उसके लिए, ठीक है। मतलब हार्ट के लिए जगह होनी चाहिए, तो जो मिडल लोब है वो कंप्रेस होता है, ठीक है। वहाँ पे फिर हार्ट होता है, लोकेशन ऑफ हार्ट। तो इसीलिए हमें वो नहीं दिखता है। असल में इसमें भी 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये मिडल वाला लोब है लेफ्ट लंग का, वो कंप्रेस हो जाता है, वहाँ पे फिर हार्ट आ जाता है, ठीक है। दे आर, इसमें क्या है, दे आर स्पीरियर लोब इन्फीरियर, ठीक है। इसमें मिडल वाला नहीं होता है, बट वो होता है, बट कंप्रेस हुआ होता है, हमें नहीं दिखता है, ठीक है। द लंग इज सिचुएटेड विद इन द थोरेसिक कैविटी में होता है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन, ठीक है। जो मिड लाइन होती है आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मिड लाइन है, इस साइड एक लंग है, इस साइड दूसरा लंग है, ठीक है। दे आर रफली कून शेप्ड होते हैं। इट हैज़ एन एपेक्स, एपेक्स होता है इसको, बेस होता है, कोस्टल सरफेस एंड मिडल सरफेस, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एपेक्स होता है, ठीक है, बेस होती है इसमें, कोस्टल सरफेस एंड मिडल सरफेस, ठीक है। अब हम यही देखेंगे। जो अपेक्स होता है ना, इट्स राउंडेड अपर पार्ट ऑफ द लंग, से अपर पार्ट होता है लंग का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लंग यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। ये जो अपर अपेक्स है ना, ये अपर पार्ट होता है, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द रूट ऑफ द नेक, ठीक है। जो रूट होती है नेक की, ठीक है, तो वहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद जो बेस होती है, इट्स कनकेव शेप्ड, इट लाइज ऑन द थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो बेस होती है इट्स कनकेव शेप्ड होती है, एंड इट लाइज ऑन द, ये किस पे रहती है, थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। ये फॉर एग्जांपल थोरेसिक सरफेस है ना, ये डायफ्राम की थोरेसिक सरफेस है, इस पे लाई करते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या है, बेस है, ठीक है, आए समझ। उसके बाद कोस्टल सरफेस क्या होता है, इट्स कन्वेक्स शेप्ड। ये क्या होता है, कन्वेक्स शेप्ड। इट लाइज क्लोज टू द रिब्स, ठीक है। रिब्स आपको पता है लंग्स के साइड में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे होता है, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज एंड इंटरकोस्टल मसल्स, कहाँ पे, मतलब किसके साथ, ये मतलब क्लोज कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है इसको, एक तो रिब्स के साथ, कोस्टल कार्टिलेज के साथ, और इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद मीडियल सरफेस, ये कहाँ पे होता है, इट्स कनके, ये भी कनके शेप्ड होता है, द रफली ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, एरिया एट इट्स मिडल सरफेस, इट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल ये अगर लंग है, ये अगर लंग है, ठीक है, जहाँ से ब्लड वेसल्स आर्टरीज एंटर करेगी ना, निकलेंगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। जैसे कि किडनी में भी होता है, समझ। उसके बाद देयर आर many structures that enter and leave the lung at the hilum, ठीक है। they are bronchi, pulmonary artery, pulmonary venous, bronchial artery and venous lymph vessels and nerves। ये सारी कहाँ से एंटर करते हैं, इसी हाइलम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्लूरा, ठीक है, प्लूरा। द प्लूरा और ए क्लोजेड सेक ऑफ सेरस मेम्ब्रेन दैट कंटेन सेरस फ्लूइड। जो प्लूरा होता है ना, ये क्लोजेड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेरस मेम्ब्रेन का, इसमें होता है सेरस फ्लूइड, ठीक है। इट हैज़ 2 लेयर्स, इसको कितने लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स, ठीक है। द वेसिलर प्लूरा, एक होता है वेसिलर प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा, ठीक है। जो वेसिलर प्लूरा होता है ना, ये किसके साथ इन कॉन्टैक्ट में होता है, लंग्स के साथ, ठीक है। ये वाला जो वेसिलर प्लूरा है ना, ये इनर लेयर होता है, और किसके साथ कॉन्टैक्ट में होता है, लंग्स के साथ। बट जो पैराइटल प्लूरा होता है, ये कॉन्टेक्ट में होता है किसके साथ, वॉल ऑफ थोरेसिक केज, ऐसा समझ। थोरेसिक केज का जो वॉल है उसी के कॉन्टेक्ट में पैराइटल प्लूरा होता है, और ये आउटर लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद दीज लेयर सीक्रेट है फ्लूइड कॉल्ड सिरस फ्लूइड। ये जो 2 लेयर है ना, ये एक फ्लूइड करते हैं सीक्रेट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिरस फ्लूइड, दैट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा, ठीक है। या प्लूरल फ्लूइड भी हम इसको कहते हैं, आया समझ। ये जो ये शॉक एक्ट है, शॉक एब्जॉर्बर, मतलब अगर हम गिरते हैं ना कभी, तो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ताकि जो लंग्स हैं उनको डैमेज न पहुंचे, आया समझ। इनकी फंक्शन यही है। अब यहाँ पे देखो आप, ये विसरल प्लूरा है, और ये क्या है, पैराइटल मतलब आउटर, विसरल मतलब इनर वाला, ठीक है।
उसके बाद प्लूरल कैविटी इज द पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर, ठीक है। ये कैविटी है, एक स्पेस होती है जो कि प्रेजेंट होता है किसके दरमियान, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के दरमियान, ठीक है। इस फ्लूइड विद थिन लेयर ऑफ सेरस फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड का हम बोलेंगे उसको। दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द सेरस मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन इसको सिक्रेट करता है, सेरस मेम्ब्रेन। इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन, सेरस मेम्ब्रेन में कौन कौन आता है, यही दो लेयर्स, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द, मैंने आपको बोला ज्यूरिंग ब्रीथिंग, इट हेल्प्स द लेयर्स ऑफ द प्लूरा टू ग्लाइड और स्लिप ओवर द अदर, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ लंग, अगर हम लंग के अंदर देखेंगे क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ द लंग्स कंटेन ब्रोंकाई होता है, इसमें ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलो डक्ट्स, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ लंग है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये आप देख लेना, डायग्राम में मिल जाएगा आपको, खुद ही देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे पल्मोनरी सप्लाई टू लंग, देखो यहाँ पे द पल्मोनरी ट्रंक दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये कहाँ से कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर है, ये क्या है, ये वाला, ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपको पता है ना, यहाँ इस वाले राइट जो आर्टरियम है, ठीक है, इसमें क्या आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ तक चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। बट जो लेफ्ट ऑरिकल है ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आयोटा, ठीक है, थ्रू आयोटा, वो फिर बॉडी पार्ट्स तक जाता है, आए समझ। अब यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल से इसने क्या लाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो फिर ये है ना पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, ये किस में होती है, ये डिवाइड होती है किसमें, एक तो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग, आया समझ, विद इन द लंग। दीज आर्टरीज डिवाइड एंड सब डिवाइड टू आर्टरियोल्स। ये जो आर्टरीज है ना, ये जब डिवाइड करते हैं ना, वहाँ पे क्या बनती है, आर्टरियोल्स, ठीक है। फाइनली दे फॉर्म कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द एल्वियोलाई। जब आर्टरियोल्स डिवाइड होते हैं ना, वो लास्ट में बनाते हैं कैपिलरी, आया समझ। पहले क्या होती है आर्टरी, वो जब डिवाइड हो जाएगी आर्टरियोल्स बनाएगी, ठीक है। अब जो आर्टरियोल्स है ये भी डिवाइड हो जाएंगे, ये क्या बनाएंगे, कैपिलरी, जैसे कि हमारी उंगलियों में छोटी छोटी कैपिलरी होते हैं ना, इसी तरह ये अराउंड किसके हो जाते हैं, फिर एल्वियोलाई, और इन्हीं कैपिलरी के थ्रू फिर गैसियस एक्सचेंज होता है, आया समझ। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। जब गैसियस एक्सचेंज होता है ना बिटवीन दीज कैपिलरीज एंड द एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे एल्वियोलाई है, ये एल्वियोला है, और यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज, ठीक है। इन्हीं ब्लड कैपिलरीज और जो एल्वियोला है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, इनके तो बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ये ऑक्सीजनेटेड बनता है, आया समझ। फिर कहाँ जाएगा ये, हार्ट के पास, किसके मतलब किस में चला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, टिश्यूज तक, आया समझ, सेल्स तक। उसके बाद नेक्स्ट द वेन्यूल्स ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क सराउंड द एल्वियोलाई, ठीक है। जो वेन्यूल्स होते हैं किनके, कैपिलरी नेटवर्क के, ये किसके सराउंड करते हैं, एल्वियोलाई के, यूनाइट टू फॉर्म द पल्मोनरी वेन, आया समझ। देखो फॉर एग्जांपल ये पहले क्या थी आर्टरी, उसमें क्या उस मतलब उसने डिवाइड किया, क्या बन गया, आर्टरियोल्स, आर्टरियोल डिवाइड किया कैपिलरीज, ठीक है। ये जो कैपिलरीज है ना, ये सराउंड करती है एल्वियोलाई को और यूनाइट होकर ये बनाती है पल्मोनरी वेन, आया समझ, ठीक है। ये यूनाइट होके मतलब एक साथ मिलके ये बनाती है एक बड़ी सी वेन, उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन। देयर आर 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच लंग, आया समझ। ईच लंग मतलब लेफ्ट लंग से एक निकलेगी, दूसरे लंग से, राइट लंग से एक निकलेगी, दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये पल्मोनरी वेन असल में ये क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम ईच लंग, दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मैंने आपको ऊपर बोला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग से आ जाएगा, ऑक्सीजन लेके कहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी टिश्यू तक, ठीक है। ये आपको समझ आया। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रख लेना, ये आपके एग्जाम में आता है। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज होना किन का, गैसेस का, किसके दरमियान, बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इन्वॉल्व्स 2 मेन प्रोसेस सच एज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें 2 प्रोसेस आती है, इसमें ब्रीथिंग आती है और आती है इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ब्रीथिंग मतलब इनस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो कि एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट
ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथिंग का मतलब होता है जो एयर होता है उसका मूवमेंट होना कहाँ से, अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखो ब्रीथिंग जो है ना, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। आपके सिलेबस में अलग से दिया है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन और अलग से दिया है पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन आया तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्रीथिंग। आया समझ, मतलब कैसे बाहर ये हवा अंदर जाता है और फिर कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट टेक्स प्लेस इन द लंग्स इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना कहाँ पे, in the lungs, this is that's called the external respiration and that takes place in the tissue is the internal respiration। देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। एक्सटर्नल का मतलब वो समझता है कि बाहर से हवा अंदर आना, और इंटरनल का मतलब क्या समझता है, अंदर से बाहर। ये कंफ्यूजिंग है। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होना, लंग्स पे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल क्या होता है, जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगे कहाँ पे, टिश्यूज पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम ब्रीथिंग। The mechanism of breathing supplies oxygen to the alveoli and eliminates carbon dioxide from the alveoli। Breathing का मतलब होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने की इनको, alveoli को मतलब लंग्स को। आया समझ। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द alveoli, ठीक है। मसल इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आर इन्वॉल्व इन द नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग जब होती है इसमें दो मसल्स इन्वॉल्व होती है। एक होती है इसमें इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल के दो टाइप्स होते हैं, आपको पता है, सॉरी, इंटरकोस्टल मसल एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरे होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती है ना नॉर्मल ब्रीथिंग में, इसमें होती है कौन सी इन्वॉल्व, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, याद रख लेना, और डायफ्राम, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग में इस्तेमाल होती है। और भी मैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगा कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है। द डिफिकल्ट और डीप ब्रीथिंग इज असिस्टेड बाय मसल्स ऑफ नेक, शोल्डर एंड एब्डोमेन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जब हम डिफिकल्ट या डीप ब्रीथिंग लेते हैं ना, ठीक है, डीप ब्रीथ करते हैं, देखो पहला होता है नॉर्मल ब्रीथ, उसमें कौन कौन मसल यूज होती है, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। अब अगर हम करेंगे डीप ब्रेथ, फोर्सफुल ब्रेथ, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी मसल होती है, एक नेक मसल की, शोल्डर मसल और एब्डोमिनल मसल, ठीक है। ये जो नेक मसल, शोल्डर मसल, एब्डोमिनल मसल है ना, ये यूजुअली कौन से पेशेंट्स यूज करते हैं, COPD, ठीक है, याद रख लेना। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक डिजीज़ है जो कि उन पेशेंट्स में होता है जिनमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो ये वाली मसल्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंपनसेट द ऑक्सीजन सैचुरेशन। आए समझ, COPD पेशेंट्स, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, याद रख लेना। अब जो है नेक मसल है, यहाँ पे एक मसल होती है, इसमें हम इसको हम कहते हैं स्टर्नो, STERNO, स्टर्नो क्लिडोमास्टोइड मसल, ठीक है, TOID, ये याद रख लेना। अब ऐसे ही स्टेर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल होती है नेक में, वो ये यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। और शोल्डर मसल और एब्डोमिनल मसल आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। ये आपको पता है, बिटवीन द रिब्स मसल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। दीज आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल, मतलब सॉरी, देयर आर 11 पेयर्स ऑफ, वहाँ पे कितने हैं, 11 पेयर होते हैं, हो गए, मतलब 24 मसल्स हैं, कौन से, इंटरकोस्टल मसल। देयर आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, या मैंने आपको बोला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। दे आर स्टूमुलेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स। ये जो मसल्स है ना, इनको कौन स्टूमुलेट करते हैं, कौन सी नर्व्स, इंटरकोस्टल नर्व्स, नाम से ही पता चलता है। द स्टूमुलेशन ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स दैट पुल ऑल द अदर रिब्स टुवर्ड्स द फर्स्ट रिब ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। देखो ये जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना, ये स्टूमुलेट करते हैं किनको, इंटरकोस्टल मसल्स को, ताकि वो कंट्रैक्शन दिखाए, ठीक है। फिर जो ये रिब्स है, ये क्या हो जाए, जब मतलब कंट्रैक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे आपको पता है कंट्रैक्शन में क्या होता है, इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इन मसल्स का ये ना रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, दस इट इंक्रीज द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब इंस्पायर किया ना किसी ने, तो ये जो मसल्स है ये क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट जब हो जाएंगे, थोरेसिक जो कैविटी का है ना उसका साइज इंक्रीज होता है, इनवर्ड और इनवर्ड, आया समझ, मतलब अंदर की तरफ, मतलब साइज इसका थोरेसिक कैविटी का कम हो जाता है, तो ड्यूरिंग कब, रिलैक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ से एयर आया अंदर, ठीक है, ये थोरेसिक, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लंग से ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। देखो जब आपने ब्रीथ किया, इनहेलेशन किया, मैंने बोला यहाँ पे ये डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम जो है ना, ये मतलब ये रिलैक्स होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब ये फ्लैट बन जाता है, ठीक है। ये पहले डोम शेप्ड होता है, ये क्या बनेगा, फ्लैट, आया समझ। उसके बाद क्या बन जाता है, डायफ्राम फ्लैट,
डूम शेप से फ्लैट बन जाता है ना, तो इसका जो थोरेसिक कैविटी है ना, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका साइज़। और जो इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि बिटवीन द रिब्स होते हैं, ये भी कंट्रैक्ट जब करते हैं ना, ठीक है, इनकी वजह से भी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। अब बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तो लंग्स में जो प्रेशर है, ठीक है, इसीलिए ज्यूरिंग इंस्पिरेशन बाहर से अंदर आ जाता है हवा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा बन जाता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो लंग्स में प्रेशर है, क्योंकि लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंस्पिरेशन। जब आप इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि ये वॉल्यूम क्यों बढ़ गया, क्योंकि थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। क्यों वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि जो डायफ्राम है वो डूम शेप से फ्लैट बन गया और इंटरकोस्टल मसल्स वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो गए, और उनकी वजह से भी जो थोरेसिक कैविटी का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू द प्रेशर इन द लंग्स। तो जो एयर है, जो हवा है, वो मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, इसीलिए अंदर आ जाता है। अब देखो ज्यूरिंग ये इंस्पिरेशन, अब ज्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, देखो ज्यूरिंग एक्सपिरेशन, अब बाहर लेना है ना हवा, मतलब बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर लेना है। ये जो डायफ्राम ये पहले क्या था, इस तरह डूम शेप, ये वापस अपनी शेप में आता है ज्यूरिंग रिलैक्सेशन, डूम शेप ऐसे बनता है। और जो इंटरकोस्टल मसल्स है बिटवीन द रिब्स, वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे, उनकी वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, प्रेशर को हो जाएगा इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बाहर का प्रेशर कम है इज कम्पेयर टू द प्रेशर इन द लंग्स, तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो अंदर से बाहर हो जाएगा इस तरह, ठीक है, तो ये हो गया एक्सपायरेशन। अब यहाँ पे देखेंगे हम ये क्या बता रहे हैं हमें, ये देखो डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, आपको पता है, इट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली जो कैविटी है दैट्स थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली एब्डोमिन, तो बीच में क्या होता है, एक डोम शेप्ड डायफ्राम, इनको सेपरेट करता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये तो पता ही है। देखो यहाँ पे ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे होता है डायफ्राम इस तरह, ठीक है, तो इनको ये इसका ये बेस बनाता है किसके, थोरेसिक कैविटी का बेस बनाता है, और रूफ बनाता है किसका, एब्डोमिनल कैविटी का, ठीक है, ये आपको समझ आया। उसके बाद इट हैज़ अ सेंट्रल टेंडन एट इट्स इन्फीरियर सरफेस, जो इन्फीरियर सरफेस है ना इसका, वहाँ पे एक टेंडन होता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडन दैट्स अटैच टू द वर्टिबल कॉलम रिब्स एंड स्टर्नम। ये जो सेंट्रल टेंडन होता है ना, ये किसके साथ अटैच होता है, एक तो ये वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होता है, रिब्स के साथ और स्टर्नम के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रीनिक नर्व्स, याद रख लेना, इंटरकोस्टल मसल्स को कौन नर्व सप्लाई करती थी, इंटरकोस्टल नर्व्स, बट यहाँ पे जो डायफ्राम है ना इसको कौन सी नर्व करती है सप्लाई, फ्रीनिक नर्व, याद रख लेना। स्टिमुलेशन ऑफ फ्रीनिक नर्व कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑफ द सेंट्रल टेंडन, ये किसमें होता है, सेंट्रल टेंडन, ये भी इसी में होता है ना डायफ्राम में, तो इसका मतलब डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ दिस फ्रीनिक नर्व इट पुल्स डाउन द डायफ्राम एंड इंक्रीज द साइज, अब ये उसको डाउन लेता है, मतलब फ्लैट बन जाता है तो इंक्रीज होता है साइज, ठीक है। thoracic cavity, the contraction of intercostal muscles and diaphragm occurs simultaneously that increase the size of thoracic cavity in all direction, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मसल्स इन्वॉल्वड इन ब्रीथिंग, ये मैंने आपको बोला, ठीक है, द साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, अब हम साइकिल देखेंगे। इट इंक्लूड्स 3 phases सच एज इंस्पिरेशन, ये मैंने आपको पढ़ा है, बोला भी, ठीक है, समझा भी, एक्सपायरेशन एंड अ पॉज, ठीक है। द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इज अबाउट 16 to 20 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है, ये आपके इस बुक के हिसाब से आप याद रख लेना 12 to 20, ठीक है, ब्रेथ्स पर मिनट, ये एवरेज है, ठीक है, याद रख लेना। इंस्पिरेशन ये मैंने आपको बोला, अब मैं ये नहीं थोड़ा सा इसको डिक्टेट करूंगा, बस आपको खुद समझ आएगा। ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम द thoracic cage expands, it pulls the parietal layer of the pleura along with the parietal pleura, the visceral pleura is also being pulled, thus it expands the lung and creates a negative pressure within the lung. This negative pressure draws air into the lungs in order to equalize the atmospheric and alveolar air pressure. Inspiration is an active process as energy is utilized, देखो inspiration है ना, याद रख लेना, active process है क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। For contraction of the muscles it takes about 2 seconds, ठीक है 2 seconds. The negative pressure created within the thoracic cavity also helps in the venous return to heart called respiratory pump, ठीक है। तो चलो ये आपको समझे, मैंने आपको ऊपर ही समझाया। उसके बाद क्या है एक्सपायरेशन, ये भी तो मैंने आपको समझाया। द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम रिजल्ट्स इन द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज, दिस डिक्रीज द साइज ऑफ thoracic cavity, it causes the elastic recoil of the lung, it decreases the size of the lung and thereby increase the pressure within the lung, thus it pushes the air out of the lung, it's a passive process, ठीक है, it does not require energy, the expenditure of energy, इसमें हम एनर्जी नहीं लग, क्योंकि पेसिव प्रोसेस है तो इसमें एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। द एक्सपायरेशन लास्ट फॉर अबाउट 3 seconds, इंस्पिरेशन 2 seconds, एक्सपायरेशन 3 seconds, एक्सपायरेशन इज फॉलोड बाय अ पॉज दैट मेक्स द लंग रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। देखो जब आप सांस लेते हो, फिर मतलब जब आपको एक्सपायर करना होगा, ठीक है,
पहले जो इनस्पायरेशन उसको 2 सेकंड, एक्सपायरेशन को 3 सेकंड। उसके बाद जब आप फिर से ये साइकिल स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, उनके बीच में एक पाज लगता है, ठीक है, वो आपको मैंने बोला, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द ब्लड, ठीक है, and at the tissues between blood in the capillary and tissues of the capillary bed. Exchange of gases is a continuous process even though breathing involves alternating process in aspiration and expiration, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, हालांकि जो ब्रीथिंग इसमें जो प्रोसेस है ना, ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं। मतलब कभी कभार आपका जो इनस्पिरेशन है ना, वो कितने सेकंड आपने अभी बोला 2 सेकंड, बट इसको 4 सेकंड भी, कभी 1 सेकंड ही लग सकता है, कभी 5 सेकंड ही, कभी 10 सेकंड ही, ठीक है। तो ये अगर अल्टरनेट हो रहा है, बट फिर भी जो गैसेस एक्सचेंज है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ईच गैस इन दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस exerts a part of the total pressure proportional to its concentration and is termed as the partial pressure of the, यहाँ particular partial pressure आपको पता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईच गैस इन दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस exerts a part of the total pressure, ठीक है, हर कोई अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एंड इज टर्म्ड एज द पार्शियल प्रेशर। जब हर कोई अपना अपना प्रेशर करेगा ना एक्सर्ट, तो उस वाले को हम क्या कहेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टेबल, अब देखो द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द इनस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। देखो ऑक्सीजन कितना होता है, कंपोजिशन ऑफ इनस्पायर्ड एयर 21%, कंपोजिशन ऑफ एक्सपायर्ड एयर 16%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.05 इनस्पायर्ड, एक्सपायर्ड कितना होता है 4%। उसके बाद नाइट्रोजन 78%, ज़्यादा ही होता है, ठीक है, 78 वापस, मतलब नाइट्रोजन अंदर नहीं जाता, इसीलिए एक्सपायर्ड भी उतना ही, ठीक है। तो वेरिएबल सैचुरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑकर्स व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होता है उनके अक्रॉस जो पार्शियल प्रेशर होगा गैसेस का, वो क्या होना चाहिए, उनमें डिफरेंस होनी चाहिए, मतलब एक ज़्यादा एक कम, ठीक है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स, ठीक है, जब एक ज़्यादा होगा एक कम, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन द लंग क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इन द टिश्यू मैंने आपको बोला इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन ईयर इन द एल्वियोलाई एंड ब्लड इन द कैपिलरी। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है बिटवीन द गैसेस, कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक, एल्वियोलाई से ब्लड जो है किन में, कैपिलरीज में, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्वियोलाई, मैंने आपको बहुत बार बोला, यहाँ से ये कैपिलरी है, ठीक है। तो कैपिलरी में जो ब्लड है, यहाँ से मतलब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उनमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जो ब्लड है वो क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड किन में आया, लंग्स में, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑकर्स अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बोला, जो कि कौन बनाती है, रेस्पिरेटरी कौन, मेम्ब्रेन कौन बनाती है, फॉर्मड बाय द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, एक तो एल्वियोलाई का वॉल एंड द वॉल ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क सराउंडिंग द एल्वियोलाई, ठीक है। द ब्लड ब्रॉड बाय द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग, जो पल्मोनरी आर्टरी ने जो ब्लड लाया ना कहाँ तक, लंग्स तक, इज डिऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कहाँ से लाया इसने, राइट वेंट्रिकल से ऊपर पड़ा है। इन द डिऑक्सीनेटेड ब्लड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर। डिऑक्सीनेटेड ब्लड में देखो, डिऑक्सीनेटेड क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है बट बहुत ज़्यादा कम होता है। देखो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीनेटेड ब्लड, आप बोलोगे कि उसमें खाली ऑक्सीजन होता है, नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बट ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। अब जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, बट ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए डिऑक्सीनेटेड में इसने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर। द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडेड एंड डिफ्यूज इट इनटू द एयर इन द एल्वियोलाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ब्लड है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एल्वियोलाई है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है बट बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। बट जो एल्वियोलाई है, इसमें क्या ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ पे ज़्यादा है, ब्लड में, ये ब्लड से चला जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई में, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीजन है, ये एल्वियोलाई में ज़्यादा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन चला जाएगा किस में, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में। और जो ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन आएगा, तो ये बनेगा ऑक्सीजनेटेड, फिर जाके हार्ट तक पहुंच जाएगा, किसके थ्रू, मतलब कहाँ तक पहुंच जाएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद टिश्यूज तक, ठीक है। ये है इसका प्रोसेस। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द इनस्पायर्ड एयर इज हायर, ये मैंने आपको बोला एल्वियोलाई में ज़्यादा है, ठीक है, मैंने आपको समझाया। अब है इंटरनल, यहाँ पे थोड़ा सा और है, द ऑक्सीजन मूव्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडेड एंड डिफ्यूज इन द ब्लड इन द, ये मैंने आपको सारा कुछ बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरनल रेस्पिरेशन, अब है टिश्यूज पे, ठीक है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरीज एंड टिश्यूज। अब जो ये ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे है,
ये अब ब्लड कैपिलरीज में है, ठीक है। बट टिश्यूज में क्या है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। सेल्स ऑफ द बॉडी, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड विद इन द कैपिलरीज इज हायर, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन कहां से लाया हमने, लंग्स से लाया ना। जो लंग्स से ऑक्सीजन आया वो अभी ब्लड कैपिलरीज में है, तो ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू टिश्यू, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, ये टिश्यू है, ये इसको मैं रेड से बनाता हूँ अब टिश्यू को, ठीक है, एक सेकंड। ये टिश्यू है, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज्यादा है, टिश्यूज में कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, फ्रॉम ब्लड कैपिलरी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर इन द टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यूज को ये ना ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, the concentration of oxygen in the blood vessel within the capillaries is higher. Oxygen moves down the concentration gradient from the blood into the capillaries through the capillary wall into the tissue. The concentration of carbon dioxide higher कहाँ पे होता है, इसमें होगा ना ये, in the extracellular fluid, मतलब टिश्यूज में ज्यादा है, that's around the tissue. The carbon dioxide moves down the concentration gradient from the extracellular fluid into the venous end of the capillary, मतलब ब्लड में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, thus the blood becomes deoxygenated within with the higher concentration of carbon dioxide. अब जो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, देखो ये फुल प्रश्न में आपको समझाना चाहता हूँ। ये हार्ट से आया, एक सेकंड, मुझे पता आपको समझ आया, फिर भी फिर से समझाता हूँ, ठीक है। ये हार्ट लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से आया क्या, DO2, कहाँ चला गया, लंग्स के पास, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, जो मैंने बोला एल्वेओलाई से ऑक्सीजन आता है ब्लड में, तो इसने अब ऑक्सीजन लिया ना, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज के पास, ठीक है, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए ना, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये टिश्यूज है इसमें CO2 ज़्यादा है, ब्लड में क्या है O2 ज़्यादा, क्योंकि इसने कहाँ से लाया ये, लंग्स से। अब जो ब्लड वेसल्स है इन्होंने किसको दिया ऑक्सीजन, टिश्यूज को, टिश्यूज में बट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये फिर से किस में चला जाएगा, इसी ब्लड में। अब जो ये ब्लड है ये अब फिर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लड है ये क्या बन जाएगा, फिर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा, फिर से इस वाले में, डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर से चला जाएगा लंग्स के पास फॉर डिऑक्सीजनेशन, सॉरी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द ब्लड स्ट्रीम, इसमें थोड़ा अभी 1-2 टॉपिक है, फिर ये खत्म हो जाएगा, यही लास्ट टॉपिक है इसमें, एक सेकंड सॉरी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द ब्लड स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टू ऑकर, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ, पहले देखेंगे ऑक्सीजन। अबाउट 98% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जो ऑक्सीजन होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, वहां पे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एज दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस, ठीक है, इज 98.5%, ठीक है, सबसे ज्यादा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक सेकंड में पानी पीता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड कैरी होता है ना वो एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके। इट्स O2 इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, मतलब इसका मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब O2 किसके साथ कंबाइन होना, हीमोग्लोबिन के साथ। एंड अबाउट 1.5% ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड एट सोल्यूशन, मतलब थ्रू प्लाज्मा 1.5% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपको पता ही है, क्योंकि इसीलिए हम इसको फिर बाहर निकालते हैं। इट्स एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अबाउट 70% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इज बाइकार्बोनेट आयन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं नीट में भी, आपके बोर्ड्स में भी, सॉरी जो आपका एग्जाम होने वाला है एक्सटर्नल, ठीक है। 23% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलना, हीमोग्लोबिन के साथ 23%, बट एज बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, ठीक है। दिस बाइकार्बोनेट कितना होता है, 70%। उसके बाद इन इन कॉम्बिनेशन विद द हीम, मैंने आपको बोला। एंड अबाउट 7% थ्रू प्लाज्मा भी ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, या हम इसको बोलेंगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉर्मली इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज स्पीकिंग एंड सिंगिंग रेस्पिरेशन कैन बी वॉलेंट्री, ठीक है, जब हम गाते हैं या खाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये वॉलेंट्री बन सकता है, बट ये इनवॉलेंट्री नॉर्मली। द इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रीथिंग इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन सिस्टम, ठीक है, ब्रेन सिस्टम आपको पता ही है। द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इज मेंटेन्ड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, आपने अभी तक नहीं सुना होगा तो आज याद रख लेना। जो वॉलेंट्री कंट्रोल है ना ब्रीथिंग का, वो कौन मेंटेन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। बट जो इनवॉलेंट्री है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, दैट्स मेडुला। आप आगे पढ़ेंगे। द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज स्पीकिंग, लाफिंग एंड सिंगिंग, आपको पता ही है। द कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कैन
override the voluntary control of breathing in an effort to prevent the body from suffocating, ठीक है। मतलब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं या कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स वो क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं वॉलंटरी कंट्रोल को, ठीक है। जो ब्रीथिंग का वॉलंटरी कंट्रोल है उसको ओवरराइड करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम सफोकेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मैंने आपको बोला, इट्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ नर्व्स इन द मेडुला, इट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ रेस्पिरेशन, ठीक है। द मोटर नर्व्स इंपल्सेस पास थ्रू द एक सेकंड, डेप्थ के बाद क्या है, एक सेकंड, डेप्थ ऑफ, यही है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। द मोटर नर्व इंपल्सेस पास थ्रू द फ्रेनिक नर्व मैंने आपको बोला जो कि डायफ्राम को सप्लाई करते हैं, एंड इंटरकोस्टल मसल्स नर्व्स सॉरी टू द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रेस्पेक्टिवली रेगुलेट द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कीमोरिसेप्टर्स। दे हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड CSF, ठीक है। दे आर प्रेजेंट सेंट्रली एंड पेरिफेरली। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल पे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, याद रख लेना जो सेंट्रल वाले जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेडुला एंड और कवर्ड बाय CSF। इनको कौन कवर करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दे कैन डिटेक्ट द इंक्रीज इन द PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिटेक्ट करते हैं, एंड डिक्रीज इन द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिक्रीज। इट कन्वेज इंपल्सेस टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब मेडुला तक, ठीक है। द रेस्पिरेटरी रिदम इज T सेंटर इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो करेगा इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। दस इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज O2 इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल रिसेप्टर्स कीमोरिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन द आर्क ऑफ आयोटा एंड कैरोटिड बॉडीज, दे कैन डिटेक्ट द डिफरेंस इन द, आपने 12th में पढ़ा होगा बट वहाँ पे रिसेप्टर्स नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है, ठीक है। कैरोटिड या आयोटा वहाँ पे लिया है, ठीक है। दे डिटेक्ट द डिफरेंस इन PCO2 एंड PO2, ठीक है। दे कन्वे इंपल्सेस टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज O2 इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, ये भी ये करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अदर फैक्टर्स हमको नहीं पढ़ने हैं ना, आपको ये पढ़ने हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये होगा आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो आज का लेक्चर था ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इनको नजर देना अच्छे से और पढ़ भी लेना, ठीक है। मैं अब ये PDF सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।